कल हम लोगों ने शुरू किया था लॉ ऑफ एजेंसी। और लॉ ऑफ एजेंसी के अंदर हमने देखा था कि एजेंसी का क्या मतलब होता है, कौन प्रिंसिपल है, कौन एजेंट है, उसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, हमने सब एजेंट के बारे में भी पढ़ा था, हमने रेटिफिकेशन भी देखा था। आज हम आगे जाके यहाँ पे और सारी चीजों को देखेंगे। अब देखो, टेस्ट ऑफ एजेंसी में ये था, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो क्या है, द एजेंट शुड बी इन अ पोजिशन टू बाइंड द प्रिंसिपल, और दूसरा यहाँ पर ही कैन एस्टैब्लिश द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट वो सेट कर सकता है। अगर आंसर यस है तो फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, द लॉ ऑफ एजेंसी इज देयर। फिर अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ द एजेंट, सो द एजेंट शुड बी मेजर साउंड माइंड, ये हमने चेक किया था। और आप देखिए यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एजेंसी, मोड्स ऑफ एजेंसी। ठीक है, ये हमने अलग अलग देखा था कि कैसे एजेंसी को सेटअप किया जा सकता है। देर आफ्टर अगर आप यहाँ पे देखो, एक्सटेंट ऑफ द एजेंट्स अथॉरिटी, तो ये भी हमने यहाँ पे देखा था कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वहां पे वो जो भी काम करना चाहे वो काम कर सकता है। राइट, ये पार्ट हमने यहाँ देखा। इन दी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एजेंट के पास वो सारे राइट्स हो जाते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन और अ पर्सन इन दी ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो काम को करे उसके लिए यहाँ पर उसको पूरा पूरा राइट मिल सकता है। बट उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट ही इज एक्टिंग बोनाफाइड, there was no opportunity or there was no time available to communicate to his principal, करेक्ट। और वो अपने जो कॉमर्शियल नेसेसिटी है उसके हिसाब से उसने काम किया, रीजनेबल उसने यहाँ पर वर्कआउट किया। अगर गुड्स पेरिशेबल है तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो डेस्टिनेशन जैसे पहुंच रहा है उससे पहले पहले वो उस गुड्स को बेच सकता है। फिर हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ सब एजेंट, तो एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट, राइट। और एजेंट का एजेंट इज सब एजेंट फॉर द प्रिंसिपल। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि दिल्ली में विशाल सर है, मैं अगर उनका एजेंट हूँ तो मेरे इंटर्न्स क्या हो गए, सब एजेंट हो गए। तो अब यहाँ पर सब एजेंट जो है ये प्रिंसिपल को बाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल की सुनेंगे नहीं, वो सुनेंगे किसकी, वो सुनेंगे मेरी। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स देखे थे हमने। एक्सेप्शंस वेयर एन एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट, तो यहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट बोले या फिर कस्टम ऑफ ट्रेड एंड अनफोर्सीन इमरजेंसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल विल बी बाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द एजेंट एंड सब एजेंट। पर यहाँ पर ध्यान रखना ये लाइंस बहुत जरूरी है, वेयर द सब एजेंट इज अपॉइंटेड प्रॉपरली। तो अगर आपने प्रॉपरली सब एजेंट को अपॉइंट किया है ओनली देन यू कैन से दैट दे आर बाउंड, अदरवाइज वो यहाँ पर बाउंड नहीं होंगे। नाउ एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, ये हमने यहाँ पर चेक किया। ठीक, बिना अथॉरिटी के अगर आप अपॉइंट करते हो तो क्या होता है, और यहाँ पर विद अथॉरिटी अगर आप अपॉइंट करते हो तो क्या होता है, ये सारा पॉइंट्स हमने देखा था। देन वी ऑल्सो सॉ द सब्सटीट्यूटेड एजेंट। सब्सटीट्यूटेड एजेंट में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि आप एजेंट खुद ही प्रिंसिपल को बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, मेरी जगह आप किसी और को अपॉइंट कर लो, तो वो सब एजेंट नहीं हुआ, वो यहाँ पर क्या हो गया, सब्सटीट्यूटेड एजेंट। राइट, तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखा था। ये द डिस्टिंग्विश बिटवीन द सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट, ये मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग इसको रीड कर लो। अब ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एजेंट, ये भी हमने कवर किया था कि इसकी क्या क्या यहाँ पर ड्यूटीज है। राइट, तो इसके ऊपर मैंने आपको बोला था एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, जिसमें सीक्रेट प्रॉफिट्स वाले में मैंने आपको बताया था यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि एज अ एजेंट आप सीक्रेट प्रॉफिट्स यहाँ पे नहीं कमा सकते, अगर आप कमाओगे तो फिर प्रॉब्लम है। अब आ जाता है आपके पास राइट्स ऑफ एजेंट, तो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे राइट्स ऑफ एजेंट और उसके बाद में हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे आता है कि एजेंट के पास राइट है रिटेन करने का वो सारा अमाउंट जो उसने अपने पॉकेट से पे किया, उसने वो जो भी एक्सपेंसेस इनकर किया उसके लिए, और जो भी रेम्यूनरेशन उसको मिलना है प्रिंसिपल से वो उसको यहाँ पे अपना होल्ड करके रख सकता है। देखो वैसे तो प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप के अंदर रेम्यूनरेशन होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि रेम्यूनरेशन कभी होगा ही नहीं। अगर रेम्यूनरेशन है
तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आप वहां पे वो रेम्यूनरेशन को अपना विदहोल्ड कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आपको फाउंडेशन के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट्स आपने अगर देखा हो, तो रिमेंबर, कंसाइनी कंसाइनर को जब पैसे भेजता है तो क्या करता है, वो सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करता है, ठीक है, और जो कुछ भी अमाउंट रहता है अपना रेम्यूनरेशन डिडक्ट करता है, और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उस अमाउंट को वो पे करता है। यस और नो? तो सेम थिंग गोज हियर, कि यहाँ पर भी जो एजेंट है उसके पास है कि जो भी अमाउंट्स, ऑल द मनी इज ड्यू हिमसेल्फ इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेस मेड, तो उसने जो कुछ भी एडवांसेस पे किया प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसके लिए, इसके अलावा जो भी उसने एक्सपेंसेस इनकर किए, प्रॉपरली इनकर किए, वो यहाँ पर लेगा, और अपने सारे के सारे जो रेम्यूनरेशन उसको मिलने हैं वो उसको भी यहाँ पर क्या करेगा, रिकवर करेगा। सो दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड only on any sum which is received on account of the principal in the business of agency। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आता है राइट्स ऑफ रेम्यूनरेशन। तो राइट ऑफ रेम्यूनरेशन के अंदर क्या है कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट में जनरली यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रेम्यूनरेशन वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, बट एजेंट अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यहाँ पे वर्क करता है तो ही इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन। हावेवर अगर रेम्यूनरेशन नहीं है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, बट नॉर्मल कोर्स में उनका रेम्यूनरेशन यहाँ पे रहता है। तो अगर आपने रेम्यूनरेशन को डिसाइड करके रखा है तो जो डिसाइड करके रखा है वो, और अगर डिसाइड करके नहीं रखा तो फिर रीजनेबल अमाउंट, जो कि बेसिकली क्या बन जाएगा, विच इज कस्टमरी इन द बिजनेस, कि नॉर्मली आमतौर पे क्या पेमेंट किया जाता है एजेंट्स को, वो अमाउंट यहाँ पर आपको पे कर दिया जाएगा। फिर इधर बताया हुआ है कि अगर कोई एजेंट ऐसा है हु इज गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, then that person will not be entitled to any remuneration for the business for which he is being caught for the misconduct। तो ये आपका पॉइंट आ जाता है राइट्स ऑफ द रेम्यूनरेशन। आप ये देखिए, A employs B to recover rupees 1 lakh from C and invest it in securities that gives good return. Now B recovers the amount and lays out 90,000 on the goods but lays down 10,000 on the securities which ought to provide poor return, where A loses 2,000 rupees. Now B is entitled for a remuneration for recovering 1 lakh and for investing 90,000, but he is not entitled for any remuneration जो उसने ये 10,000 रुपया लगाया। इनफैक्ट उसको ये 2,000 रुपए अपने जेब से और भरने पड़ेंगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर यहाँ पे ये वाला पॉइंट? तो ये इशू आता है। फिर अगर आप देखो, एक और आ रहा है, ए एम्प्लॉयज बी टू रिकवर 1 लाख फ्रॉम सी बट बिकॉज ऑफ बीज मिसकंडक्ट द मनी इज नॉट रिसीव्ड। अब देखो, बिकॉज of B's misconduct, the money is not recovered. Therefore, in this case, B is entitled for no remuneration and in fact वो यहाँ पर indemnify भी करेगा लॉसेस को। क्लियर? तो ये आपका एक बेसिक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट आता है एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। तो क्या एजेंट के पास राइट है लियन करने का? आंसर इज यस। अगर उसके जो अमाउंट्स है वो उसको पे नहीं किया जा रहा तो यहाँ पर उसके पास राइट रहेगा, until the amount due to himself for the commission disbursement and services in respect of the same has been paid, he will have the right for the lien। हाँ, सिमिलर टू अनपेड सेलर, बिल्कुल करेक्ट। जैसे अनपेड सेलर के पास राइट होता है कि अगर उसको उसके पेमेंट्स नहीं मिले तो वो कर सकता है, लेकिन देखो लियन के लिए अगर मैं आपको बताऊं ना, व्हेन आई टॉक अबाउट लियन, लियन का ब्रॉड प्रिंसिपल इज ऑलवेज सेम। चाहे ऑडिटर लियन हो, चाहे अनपेड सेलर का लियन हो, या यहाँ पर जैसे हम एजेंट के लियन का बात कर रहे हैं, तो आप लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन लियन के लिए कंडीशंस आपका सेम रहेगा। पहला क्या, कि आपके पास जो भी गुड्स है, जो कुछ भी चीजें हैं वो लॉफुली आपके पास हो, लॉफुली यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल, तभी आप उस पर कर सकते हो। एंड आप लियन किसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हो? ऑल दोज विच बिलोंग टू द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल को बिलोंग करता है उसी को कर सकते हो, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। आप बताइए, इज दिस क्लियर? राइट। और एजेंट का जो राइट टू लियन है दैट इज लॉस्ट, द एजेंट्स राइट टू लियन इज लॉस्ट व्हेन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। ठीक है,
और व्हेन द एजेंट वेव्स ऑफ हिज राइट, ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है एजेंट्स लियन इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था या कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, आप जो लियन वहां पर कर रहे हो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस यहाँ पर नो लियन। अदरवाइज आप लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। और लियन एक्सरसाइज करने के लिए यही है, किसके वजह से लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, वाई लियन, ये, बट यू नीड टू एंश्योर, यू नीड टू एंश्योर दिस। आप बताओ, इज दिस क्लियर? फिर देखिए राइट टू इंडेमनिटी, ठीक है, राइट टू इंडेमनिटी में आप देखो राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स, तो यहाँ पर वही बताया हुआ है द प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस विच आर डन। तो ऑब्वियस सा बात है, जो कुछ भी काम उसने किया प्रिंसिपल इज अगेन बाउंड टू इंडेमनिफाई, उसको कुछ नुकसान वगैरह होता है या कोई भी एक्सपेंसेस वो इनकर करता है। तो देखो ए रिसाइडिंग इन दिल्ली अपॉइंट्स बी फ्रॉम मुंबई as an agent to sell his merchandise. As a result, B contracts to deliver the merchandise over various parties, but A fails to send the merchandise to B and B faces the litigation for the non-performance. तो अब यहाँ पर क्या होगा, A is bound to protect B from the litigations. इनफैक्ट सारे कॉस्ट और एक्सपेंसेस होंगे वो सब वो यहाँ पर पे करेगा। आप एक और एग्जांपल लो, सपोज करो धवल आप मुंबई में हो, ठीक है, आप वैसे भी मुंबई में हो, आप यहाँ पे मुंबई में हो, मैं आसाम से आपको बोलता हूँ कि देखो मैं आपको चाय भेजूंगा, ठीक है, और उस चाय को आप यहाँ पर क्या करना, ऑक्शन करना, ठीक है। ऑक्शन करने के लिए आप एक जगह बुक करते हो और वो ऑक्शन टेबल जो लेट्स से एक हॉल होता है, वहां पर आप एक टेबल बुक करते हो, कोई एग्जीबिशन लग रहा है, कोई ट्रेड फेयर लग रहा है, आपने ये टेबल ब्लॉक किया कि यहाँ पर हम चाय को बेचेंगे। अब मैं आपको चाय नहीं भेजता हूँ या चाय भेजने में कुछ डिले हो जाता है, मुझे बताओ इसका किराया कौन पे करेगा, हु इज गोइंग टू पे द रेंट फॉर दिस। अब मैं अगर आपको बोलूं कि देखो यार चाय तो मैंने भिजवाया नहीं, फिर आपने स्टॉल बुक क्यों किया, तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, मैं रेस्पॉन्सिबल रहूंगा, आई विल बी पेइंग ऑल दिस थिंग्स। सो द राइट टू इंडेमनिटी एक्सटेंड्स टू all the losses and expenses which are incurred by the agent in the conduct of the business, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका आता है। फिर देखिए राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन ऑफ ऑल द एक्ट्स विच आर डन इन द गुड फेथ, तो गुड फेथ में जो भी यहाँ पर काम किया उसके लिए आपको इंडेमनिफिकेशन मिलेगा। जैसे एग्जांपल आप देखो, वेयर पी अपॉइंट्स ए एज हिज एजेंट एंड डायरेक्ट्स हिम टू सेल सर्टेन गुड्स, जो कि बाद में पता चलता है कि वो पी को बिलोंग ही नहीं करते, एंड इसकी वजह से एक थर्ड पार्टी जो है वो एजेंट के ऊपर केस फाइल करता है। अब ए इज एंटाइटल्ड फॉर द रिम्बर्समेंट एंड इंडेमनिफिकेशन ऑफ ऑल सच एक्ट्स विच आर डन इन गुड फेथ, ये वाला पॉइंट। इसी के जैसा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करो जो प्रिंसिपल है वो गुड्स भेजता है एजेंट को, एजेंट ये गुड्स भेज देता है कस्टमर को। अब वो कस्टमर ये गुड्स को जब यूज करता है तो उसको हो जाता है इंजरी, उसको हो जाता है नुकसान। जब यहाँ पर उसको नुकसान हो जाएगा, मुझे बताओ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। जब ये नुकसान होगा वो तो बेसिकली एजेंट के ऊपर केस फाइल करेगा, वो बोलेगा देखो मैंने तुमसे ये सामान खरीदा था। रिमेम्बर वो एक प्रीस्ट हॉट वाटर बॉटल मास वो फ्लास्क था, गर्म पानी डाला, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में फाउंडेशन में आपने पढ़ा था, करेक्ट। तो ये वही वाला एग्जांपल लो, तो सपोज करो ये वो प्रीस्ट है जिसने हॉट वाटर बॉटल खरीदा था और ये एजेंट है जिसने वो हॉट बॉटल फ्लास्क को बेचा था। अब मुझे बताओ उस फ्लास्क के फटने की वजह से जो इसके वाइफ को इंजरीज हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसको इंडेमनीफाई कौन करेगा, इसको इंडेमनीफाई करेगा पी। आप बताओ, इज दिस क्लियर, राइट। फिर अगर आप देखो नॉन लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ द एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय करता है किसी और को क्रिमिनल काम के लिए, then the employer is not liable to the agent either upon an express or implied promise to indemnify him against any consequences of the act। सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं किसी को हायर करूं मर्डर करने के लिए किसी का और फिर वहां पर मर्डर हो जाए, तो जब जेल जाने का बारी आएगा तो वो प्रिंसिपल ऐसा नहीं बोल सकता, वो एजेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि देखो मैं तो प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं तो एजेंट हूँ, मैंने तो उसके लिए सुपारी ली है, उसको मारो आप।
तो वो नहीं रहेगा यहाँ पर। जिसने मतलब पीटा उसी के ऊपर जाएगा। हाँ, जो सुपारी देने वाला इंसान है उसके ऊपर दूसरा चार्ज लगेगा, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर का चार्ज लगेगा, पर मर्डर का चार्ज किसके ऊपर लगेगा? एजेंट के ऊपर ही लगेगा। एजेंट ये नहीं बोल सकता मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना मारा, मैं शौक, मेरे को थोड़ी ना शौक है उसको मारने का, मैं तो उसको जानता भी नहीं था, मेरे को सुपारी मिला, सुपारी मिला तो मैं खा लिया उसको, ठीक है। खा लिया मतलब सुपारी ले लिया और मार दिया उसको, राइट। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आता है। अब आप देखो, जैसे A employs B to beat C and agrees to indemnify him against all the consequences to act. Now, B thereupon beats C and has to pay the damages to C for doing so. Now, remember, A is not liable for any damages to indemnify B. Why? क्योंकि इलीगल काम किया ना। आप बॉलीवुड मूवी के अंदर वो चेक करो, गुंडे को हायर करते हैं, उसको बोलते हैं तुम इसको उड़ा दो, ठीक है, तुम्हें पुलिस पकड़ेगी, लेकिन मंत्री जो होता है वो बोलता है मैं तुम्हें जेल से निकलवा दूंगा, तुम चिंता मत करो, 4 दिन लगेगा, मैं तुम्हें जेल से निकलवा दूंगा। फिर वो 4 दिन का 4 साल हो जाता है, वो जेल से नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि वो जो मंत्री होता है वो किसी और के साथ हाथ मिला लेता है, ठीक है। फिर वो गुंडा जेल से बाहर निकलता है, फिर वो उठा के मारता है। टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी। आई थिंक अपहरण मूवी अगर आप देखोगे अजय देवगन का, अनफॉर्चुनेटली मैं उस मूवी को हॉल में देख के आया था, ठीक है। तो वो मूवी के अंदर भी कुछ इसी टाइप का सिनेरियो रहता है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? Nana Patekar is the principal there. Ajay Devgan is the agent. Nana Patekar makes sure that Ajay Devgan does all the dirty work and then फिर प्रिंसिपल। आई थिंक आज भी रिसेंट में अगर आप देखो तो आई थिंक इसमें मिर्जापुर इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली, दो आई हैव नॉट सीन दैट सीरीज, ठीक है। खतरनाक है, बस खाली सुना है उसके बारे में, राइट। तो वहां पर भी इसी तरह से रहता। तो क्रिमिनल एक्ट के लिए प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप साइड में रखो। फिर देखो, बी अ प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिशेस ए at A's request a libel upon C in the paper and agrees to indemnify it. Now, as a मतलब बाद में जब एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, फिर यहाँ पर क्या होगा? अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हियर द एजेंट विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब बताओ, क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये आपको क्लियर हुआ? राइट right? अब आप बताओ, अगर आपको क्लियर हुआ तो इस वर्ड का क्या मतलब है? अगर आपको क्लियर हुआ है तो मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? गूगल मत करना, पाप चढ़ेगा। इसका क्या मतलब है? नालायक लोगो, खाली हर बात में यस सर बोलते हो। इसका मतलब होता है अगर आप गलत बात को यहाँ पर लिखो, ठीक है, कोई भी चीज अगर आप वहां पे गलत बात को लिखो, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स स्टेटमेंट, चौकीदार चोर है, ऐसा कुछ अगर आप लिखो तो, अरे बताओ ये क्लियर हुआ? क्लासिक एग्जाम्पल, राहुल गांधी टाइम्स ऑफ इंडिया को बोलता है आप न्यूज़पेपर में छापो चौकीदार चोर है, केस फाइल होगा तो मैं आपको पे कर दूंगा। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया चौकीदार चोर है, राहुल गांधी बोल सकता है तारे जमीन पर, मुझे क्या पता। आप बताओ, इज दिस क्लियर? अरे, इज दिस क्लियर? ओके। अब देखो, रौनक लगता है राहुल गांधी को इमेजिन भी कर रहा है, वो पार्ले जी का जो बच्चा रहता है ना पैकेट में, उस तरह से तारे जमीन पर। एनीवे देखो, राइट टू कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट। तो अगर प्रिंसिपल के गलती की वजह से कोई भी नुकसान हुआ, कोई भी इंजरी एजेंट को हुआ, तो यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ए एम्प्लॉयज बी एज अ bricklayer in building a house and puts up a scaffolding himself. Now, the scaffolding is unskillfully put up. B, in consequence, is hurt. Now, A must compensate B. अभी आपने कई बार देखा होगा
वो जो नहीं होता, कमर में बेल्ट बांध के फिर वो काम करते हैं बड़ी बिल्डिंग के अंदर, जब पेंट होता है, पाइप होता है, तो ऐसे नहीं देखते हो, ये जैसे बिल्डिंग है तो वो यहाँ से निकलते हैं रस्सी करके, वो बेल्ट बांधते हैं। अब वो जो बेल्ट था वो बेल्ट बराबर से बंधा हुआ नहीं था, कुछ ऐसा था, तो वो प्रिंसिपल की गलती थी। ये महाशय गिर गया यहाँ से धड़ाम। जब ये धड़ाम गिरा तो ये बोलेगा प्रिंसिपल यू आर लाइबल एज पर सेक्शन 225 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिंसिपल का लाइबिलिटी। तो प्रिंसिपल का लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। तो प्रिंसिपल कब लाइबल है यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए? तो यहाँ पर बता रहे प्रिंसिपल विल बी लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द एजेंट विच आर डन विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द एजेंट हैज टू डू ऑल दोज एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। अगर वो ऐसा करता है तो फिर यहाँ पर वो रेस्पॉन्सिबल होगा। सो प्रिंसिपल विल बी लाइबल for the agent, for the acts of the agent which are within the scope of his authority. Now, the contracts which are entered into through the agent and obligations arising from the act which are done by the agent will be enforced in the same manner and will have the same legal consequence as if the contract were entered into and the acts were done by the principal in person. बेस्ट एग्जाम्पल, एजेंट ने अगर ऑर्डर ले लिया किसी से तो प्रिंसिपल के ऊपर वो लाइबिलिटी आ जाएगा कि वो इस ऑर्डर को पूरा करे। तो आप ये देखो, ए बाइज गुड्स फ्रॉम बी knowing that he is agent for their sale but not knowing who is the principal. B's principal is the person entitled to claim from A the price of the goods, and A cannot in the suit by the principal set off the claim a debt due to himself from B। एक मिनट, इसको एक बार मुझे भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। देखो सिंपल पॉइंट है, A buys goods from B knowing that he is agent for the sale, बट ये नहीं पता कि प्रिंसिपल कौन है। Now B's principal is the person who is entitled to the claim from A। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, A ने गुड्स परचेज किया B से और उसको पता है कि B कौन है, B खुद एक एजेंट है। तो अब यहाँ पर वही वाला पॉइंट आता है, B's प्रिंसिपल इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम। तो B का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर क्लेम कर सकता है A से फॉर द प्राइस ऑफ गुड। वो ये नहीं बोल सकता कि मतलब A ये नहीं बोल सकता कि तुमसे तो मैंने गुड्स परचेज ही नहीं किया। सपोज इसका प्रिंसिपल था P, तो P क्या यहाँ पर A से गुड्स रिकवर, प्राइस रिकवर कर सकता है? आंसर इज यस। फिर देखो, A being B's agent with the authority receives money on his behalf, receives from C a sum of money which is due to B. Now C is discharged. Why C is discharged? क्योंकि जैसे उसने एजेंट को पेमेंट कर दिया, इट इज एज गुड एज आपने प्रिंसिपल को भी यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। अब आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल्स लायबिलिटी व्हेन द एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी। तो अगर एजेंट एक्सीड कर जाता है अपने अथॉरिटी को, तो आपको ये देखना होगा क्या आप उसको स्प्लिट कर सकते हो क्या, जो एक्सीड किया उसको स्प्लिट कर सकते हो क्या। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, एजेंट का अथॉरिटी था कि वो 10,000 रुपया का सामान परचेज कर सके, उसने परचेज कर लिया 18,000 रुपए का सामान। तो आप मुझे बताओ, ये जो एक्सेस 8,000 रुपए का सामान परचेज किया है, हियर ये इज एक्सीडेड, तो इसको वो रिजेक्ट कर सकता है, इसको वो एक्सेप्ट कर सकता है, और ये उसके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर बाइंडिंग होगा। तो देखो, when the agent does more than what he is authorized to do so, and when the part of what he does which is within his authority can be separated from the part which is beyond his authority, so much only of what he does as within his authority is binding between the him and his principal। जैसे क्लासिक एग्जांपल यही वाला है, A being the owner of the ship and cargo authorizes B to procure the insurance for rupees 4 lakh on the ship. B procures the insurance of 4 lakh on the ship and another for the like sum in the cargo. Now A is bound to pay premium for the first, मतलब शिप के लिए ले सकता है, कार्गो के लिए नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसको खाली ये बोला था शिप के लिए इंश्योरेंस लेना, उसने महाशय ने क्या कर दिया, शिप और कार्गो दोनों के लिए इंश्योरेंस ले लिया। तो ही इज लायबल ओनली फॉर द शिप एंड नॉट फॉर द कार्गो। गाइस, दिस इज क्लियर? इज दिस क्लियर?
इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेपरेबल नहीं है। अब अगर वो सेपरेबल नहीं है तो प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज दैट ट्रांजैक्शन। जैसे ए ऑथराइजेस बी टू बाय 500 sheep, बी बाइज 500 sheep एंड 200 lambs फॉर वन सम ऑफ 6 लाख रुपीज। तो मतलब उसने 700 खरीदा एक ही साथ में, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं, मतलब देर इज नो बाइफर्केशन कि ये जो 6 लाख रुपया है इसमें से शीप्स का कितना और लैम्स का कितना। तो इस केस में यहाँ पर ए के पास पूरा पूरा ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर दे। फिर देखिए, ए ऑथराइजेस बी टू ड्रॉ अ बिल ऑफ रुपीज 200 ईच, बी ड्रॉज अ बिल इन द नेम ऑफ ए फॉर रुपीज 100। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता 1000, अब वो ऐसा नहीं कर सकता 1000 में बोलेगा 800 को मैं ऑनर करूंगा, 200 को ऑनर करूंगा, 800 को ऑनर नहीं करूंगा। यहां पर सीधा क्या हो जाएगा, ए में रेप्यूडेट द होल ट्रांजैक्शन, ये पॉइंट आता है। फिर देखिए, लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इंड्यूसिंग टू बिलीव दैट एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट वर ऑथराइज्ड। तो ये देखो, इसका आंसर मैं चाहता हूं आप लोग बिना पढ़े मुझे बताओ। मैं चाहता हूं इस वाले पॉइंट का आंसर आप लोग बिना पढ़े मेरे को बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। आई डोंट वांट यू ऑल टू रीड एनीथिंग फ्रॉम दिस। आप बस ये ऊपर जो सेक्शन 237 बोल्ड में लिखा हुआ है, आप सिर्फ इसको रीड करो और मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर, सिर्फ इस वाले का, सिर्फ इस वाले का आंसर आप मुझे बताओ। लेट्स सी आपका लॉ का अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, प्रिंसिपल किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, ये बिलीव करवा रहा है कि ये एजेंट का अथॉरिटी है। ये थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल किसी थर्ड पर्सन को ये बिलीव करवा रहा है कि ये एजेंट के अथॉरिटी में है, जबकि ये एजेंट के अथॉरिटी में नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा? अगेन अगर आप ध्यान दो, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विल ऑलवेज रिमेन सेम। द प्रिंसिपल इज बाउंड टू पे, रौनक बोल रहा है ओके। वाई? प्रिंसिपल का लायबिलिटी आएगा इफ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो। वाई? निधि का ये आंसर है। यश इज ऑल्सो सेइंग एनी एक्ट डन बाय द एजेंट द प्रिंसिपल विल बी लायबल। और इसका सिंपल लॉजिक क्या रहेगा, एस्टोपल। यस और नो? द सेम लॉजिक विल बी व्हाट, द सेम लॉजिक विल बी एस्टोपल। करेक्ट। आपने सामने वाले को बिलीव करवाया तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बताओ, क्या लॉ कोई रॉकेट साइंस है? क्या लॉ कोई रॉकेट साइंस है? अब आपको आ रहा है समझ में? प्रिंसिपल समझ लो, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ अगर आप समझ लोगे तो ये सब आपके लिए वैसे भी इजी हो जाएगा। सो वेयर एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी एक्ट done act or incurred obligations to the third party on behalf of his principal, the principal is bound to such acts and obligations if he has, by his words or by his conduct, induced such third person to believe that such act and obligations were within the scope of the authority. Simple सा point. अच्छा, फिर देखिए, consequence of the notice which is given to the agent. So any notice given to or information obtained by the agent, provided that provided it being given or obtained in the course of business, again it will be as if for the principal. मतलब अगर आप कोई भी नोटिस एजेंट को देते हो तो वो यही माना जाएगा कि आपने वो नोटिस किसको दे दिया था, वो नोटिस आपने प्रिंसिपल को दिया है। ये आपका बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। राइट, एनी नोटिस विच यू गिव इट टू योर प्रिंसिपल एजेंट, इट इज एज गुड एज इट इज गुड गिवन टू योर प्रिंसिपल। आप जैसे एग्जांपल लो, लेट्स से आपके लिए यहां पर मैं बताता हूं, लेट्स प्रिज्यूम मेहुल सर और ये हो गए लेट्स से मनोज सर। अब सपोज करो मैं बोलता हूं कि ये बच्चे जब सीए फाइनल में आएंगे तो मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे ये बात किसको बोलना चाहिए था, मुझे ये बात बोलना चाहिए था मनोज सर को, मेहुल सर को, लेकिन मैंने मेहुल सर को नहीं बोला, मैंने ये बात बोल दिया मनोज सर को। आप मुझे बताओ
सर ने मेरे नाम पे बैच अनाउंस कर दिया, एम आई रेस्पॉन्सिबल? एम आई रेस्पॉन्सिबल? मैं बोले ये बच्चे लोग बात नहीं करते क्लास में। आंसर इज नो। क्या मेहुल सर मुझे ये बोल सकते हैं आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप ये बैच नहीं लोगे? अगर मेहुल सर ऐसा बोलेंगे कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप ये बैच नहीं लोगे, तो मैं क्या बोलूंगा मेहुल सर को? मैं बोलूंगा सर देखो मैंने मनोज सर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, करेक्ट? तो देखो, एनी नोटिस गिवन टू और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट provided it to be given or obtained in the ordinary course of business transacted by him for the principal, देखना, for the principal shall as between the principal and the third party, तो मैं third party, मेहुल sir principal, will have the same legal consequence as if it has been given or obtained by the principal। आया आपको समझ में? सिंपल। फिर देखिए, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर द एजेंट्स फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट। आप मुझे एक बात बताओ, अगेन मैं इसको यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, आप मुझे रीड करके बताओ इसका क्या आंसर होगा। बताइए क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर? प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। सिंपल सिंपल, रौनक ने यहाँ पे आंसर किया, प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। व्हाई प्रिंसिपल इज नॉट लायबल? बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ये सब अगर होगा तो उसके लिए प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल। आप ये देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन मेड, फ्रॉड कमिटेड by the agent in the ordinary course of business for their principal will have the same effect on the agreement as if such agent, as if the misrepresentations and fraud have been made by the principal। देखो, but the misrepresentations made, fraud committed in the matter which do not fall within his authority, उसके लिए प्रिंसिपल इंपैक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर अपने को क्या देखना होगा कि ये जो फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉट है, क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं, वेदर इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यस, तो यहाँ पर प्रिंसिपल लाइबल, और अगर नो तो यहाँ पर एजेंट लाइबल। ओके, फिर देखिए यहाँ पर पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द एजेंट टू द थर्ड पार्टी। तो जहां पर प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा वहां पर एजेंट लाइबल होगा। और दूसरा आप ध्यान रखना, अगर एजेंट एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे बट प्रिंसिपल का नाम नहीं बताता, तो फिर उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। आप देखो, agent cannot personally enforce nor bound by the contracts which are made on behalf of the principal। लेकिन इसके आपके पास कुछ है यहाँ पर exceptions, और exceptions में क्या है? where the contracts are made by the agent for the sale and purchase of the goods for a merchant resident abroad or foreign principal, तो वहां पर जो एजेंट है वो खुद ही यहाँ पे पर्सनली लाइबल हो जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट देखना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसमें क्या है कि अगर आप when the agent do not disclose, right, when the agent does not disclose the name of the principal, then there arises a presumption that he himself has undertaken the personal liability। तो ये भी आपका एक्सेप्शन में आ गया। और अगर प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंस और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, तो एजेंट वहां पर खुद ही लाइबल हो जाएगा। प्रिटेंडेड एजेंट, if the agent pretends but is actually not the agent, then in that case यहाँ पर वो खुद ही लाइबल हो जाएगा। एंड व्हेन द एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए द राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी।
So the right of a third party to a contract made by undisclosed agent, तो वहां पर एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, राइट? ये देखो, if an agent makes a contract with a third person who is neither knows nor has a reason to suspect that he is an agent, his principal may require the performance of the contract, but other contracting party has as a principal the same right as he would have as against the agent if the agent had been the principal. तो ये सेम पॉइंट आया आपका। जैसे आप ये एग्जांपल देख लो, एसएस bought himself a ticket of IP match at Wankhede Stadium through AB because on personal ground stadium management would not have issued the ticket to SS. Now stadium management may repudiate the contract and refuse SS to enter into the stadium, right? तो ये आपका काम नहीं रहेगा यहाँ पे। फिर आप देखो, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट with the agent supposed to be principal. So where one man makes a contract with another, neither knowing nor having a reasonable ground to suspect that the other is an agent, the principal, if he requires the performance of the contract, can only be obtain such performance of the rights and grounds subsisting between the agent and the other party. जैसे एग्जाम्पल आप देख लो, A owes rupees 50,000 to B and sells 1 lakh rupees worth rupees rice to B. A is acting as the agent for C in the transaction, but B has no knowledge nor reasonable ground of the suspicion that such a case. Now C cannot compel B to take the rice without allowing him to set off A's debt. तो ये केस आ गया आपका। ये सारे आप बेसिक पॉइंट्स आते हैं आपके। फिर देखो, राइट ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद द पर्सन agent personally liable. So in case agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them the liable. यहाँ पर दोनों liable हो जाएगा। And consequence of inducing the agent or principal to act on behalf on belief that principal or agent will be exclusively liable, तो फिर यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो लाइबल होगा और एजेंट होगा तो वो एजेंट खुद ही लाइबल होगा, जो यहाँ पर गारंटी लेता है कि भाई मेरी गारंटी है। तो एजेंट अगर ऐसा बोल रहा है तो एजेंट, प्रिंसिपल बोल रहा है तो प्रिंसिपल, वो ऐसे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी। तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है कि एजेंसी को आप टर्मिनेट कैसे करोगे। तो ये तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला क्या है, आप एक्सप्रेसली उसको रिवोक कर देते हो। सो इट कैन बी रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी। तो प्रिंसिपल जो ये है यहाँ पे वो रिवोक कर सकते हो। प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू द एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड। ठीक है, हाँ, लेकिन रिवोक करने के पहले जो कुछ भी हरकतें करी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड। तो जो काम कर चुका है उसके लिए नहीं, बट आने वाले टाइम के लिए वो रिवोक यहाँ पर कर सकता है। कॉम्पनसेशन फॉर द रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल। प्री मैच्योर रिवोकेशन अगर आप करो विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, तो प्रिंसिपल को फिर यहाँ पर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा टू द एजेंट। नोटिस ऑफ रिवोकेशन, तो आपको ये देखो, नोटिस ऑफ रिवोकेशन आपको देना पड़ेगा। अगर वो ये नोटिस ऑफ रिवोकेशन नहीं देता तो ही विल स्टिल बी लायबल टू द डैमेजेस व्हिच इज डन बाय द एजेंट। मतलब एक सिंपल सा पॉइंट देखो, अगर आपने ब्रेकअप कर लिया तो ब्रेकअप अपने दिमाग में करके ब्रेकअप रखने से नहीं होगा। ठीक है, आपको ब्रेकअप अगर आपने किया तो आपको एक्सप्रेसली जाकर बताना पड़ेगा कि यस मैंने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया है। आप बताओ, ये क्लियर हुआ, राइट? फिर अगर आप यहाँ पे देखो, रेनंसिएशन बाय द एजेंट, मतलब रेनंसिएशन का मतलब होता है आप डॉज करते हो, आप अपना काम किसी और को यहाँ पर दे देते हो। सो एन एजेंट में रेनाउंस द बिजनेस ऑफ एजेंसी इन द सेम मैनर इन विच द प्रिंसिपल हैज अ राइट फॉर रिवोकेशन। एजेंट भी यहाँ पर आके बोल सकते हैं मेरे को आपके साथ यहाँ पर काम नहीं करना। तो सेम प्रिंसिपल्स आपका यहाँ पे लगेगा। अगर कोई प्री मैच्योर रेनंसिएशन होता है जिसकी वजह से कोई प्रिंसिपल को नुकसान होगा, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वहां पर आपको कॉम्पनसेशन यहाँ पर पे करना पड़ेगा, राइट? कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस, आपका जो काम था वो कंप्लीट हो गया तो अब आप यहाँ पे रिवोक कर सकते हो। प्रिंसिपल या एजेंट किसी का डेथ हो गया, एजेंसी रिवोक हो सकता है। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो भी आपका एजेंसी रिवोक हो जाएगा। आपका टाइम बाउंड था तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम एजेंसी आपका रिवोक हो जाएगा।
अब कौन कौन से केस है जिसमें एजेंसी आपका इररिवोकेबल है? सो व्हेन द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, तो वो यहाँ पर रिवोक नहीं हो सकता। जैसे ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स द डेट्स ड्यू टू हिम from A. Now, A cannot revoke this authority nor can it terminate by his death or insanity. सिंपल सा पॉइंट है, तो यहाँ पर वो रिवोक नहीं कर पाएगा। देखो जैसे एक और एग्जांपल, A consigns 1000 bales of cotton to B who has made advances to him on such cotton now and desires B to sell the cotton and repay himself out of the price the amount of his own advances. Now, A cannot revoke this authority nor is terminated by his death or insanity. देखो इस दोनों ही केस में आप देखो यहाँ पर सिनेरियो क्या है, एजेंट ने कुछ खर्चा कर दिया, एजेंट को प्रिंसिपल से कुछ पैसा लेना है। अब एजेंट मतलब प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को बोलता है चलो अभी हो गया आपका, मैं अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूँ, अभी ऐसे नहीं, तो ये चलेगा? आंसर इज नो। यहाँ पर फिर वो इस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्कआउट नहीं करेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर बताया हुआ है। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, जैसे टर्मिनेट किया तो जिस दिन से टर्मिनेट किया उसके बाद से प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। सो ये जो टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द एजेंट है, ठीक है, दिस विल टेक इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज नोन टू द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी को आपने बताया नहीं तो फिर वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे एज इफ आपका एजेंसी कभी रिवोक हुआ ही नहीं था। जैसे ए डायरेक्ट्स बी टू सेल goods to him and agrees to give 5% commission for a price fetched for the goods. A afterwards by a letter revokes B's authority. Now B after the letter is sent but before receives it sells the goods for rupees 1 lakh. Now this sale is binding on A and B is entitled to receive the commission of 5,000. तो आपको जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा तब तक आपका एजेंसी एज इट इज रहेगा। फिर आता है एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी बाय द प्रिंसिपल जेड। तो जैसे ही एजेंट प्रिंसिपल का डेथ हो जाएगा तो एजेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे रीजनेबल स्टेप्स ले जिससे कि वो प्रिंसिपल के एसेट्स को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और जो भी उसका अमाउंट होगा वो सब किसको पे कर दे, अपने प्रिंसिपल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर पे कर दे। एंड टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट ऑल्सो कॉजेस the cancellation of the authorities of the sub agent। आप मुझे बताओ क्या ये क्लियर हुआ आपको? इजी मतलब कोई बहुत ज्यादा इतना यहाँ पे आरा टेढ़ा अमाउंट यहाँ पर आपके पास नहीं है। ठीक, तो अब हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पिकअप कर ले। सर डाउट। बोलो ना। सर अगर सपोज एक एजेंट और प्रिंसिपल एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए जो वैलिड है इनिशियली, हम्म देन लेटर ऑन जब लॉज चेंज हुए, रेगुलेशन जो भी चेंज हुए तो वॉइड हो गया, हम्म एंड देन लेटर ऑन वापस वही लॉ रेगुलेशन चेंज होके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम्म ठीक है, ये 3 स्टेज में हुआ। देन लेटर ऑन उनपे केस फाइल हुआ, किसी ट्रांजेक्शन की वजह से थर्ड पार्टी ने केस फाइल किया, तो फिर वो लोग ये ग्राउंड्स पे इनको स्यू कर सकते हैं कि मतलब वॉइड था बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो। देखो अगर वॉइड था तो फिर तो लीगल रेमेडी वैसे ही कोई नहीं है। बट वैलिड भी हो गया था ना वो। देख एक बार अगर वॉइड हो गया तो वो कैंसिल हो गया, अब फ्रेश आप इन करोगे। अच्छा ओके। हाँ ओके, चलिए तो हम यहाँ पे फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर चलो ये देखो, जस्ट चेक दिस क्वेश्चन। क्या होगा आंसर?
निधि का आंसर आया है यस। अब इस यस का मैं मतलब समझता हूं कि क्लेम किया जा सकता है। यस ही विल। ओके। करेक्ट। तो यहां पर मिस्टर पिंटू is responsible and must make good the losses to ABC Limited. Very good. फिर ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके, प्लीज चेक दिस क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट डी। ये तो फाउंडेशन के क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया? अरे बताओ। बी कैन एस्केप। धवल, कैसे? कैसे? ध्यान रखना, बी कैन नॉट रिफ्यूज and he will be equally liable. ओके। फिर अगर आप देखो, प्लीज चेक दिस क्वेश्चन। प्लीज चेक दिस क्वेश्चन।
क्यों अश्विन विल नॉट बी एबल टू रिकवर द लॉस? व्हाई? व्हाई? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। निधि ने भी यहाँ पे करेक्ट आंसर किया, रौनक ने भी करेक्ट आंसर किया, यश ने भी करेक्ट आंसर किया। चलो, आई थिंक आप लोगों को ये बराबर समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट अटेम्प्ट का पेपर देखते हैं यहाँ पे। अब लॉ में कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखो, कंपनी लॉ तो हुआ ही था, बिजनेस लॉ के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखो। क्या ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया? क्या ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था? क्या ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले कवर किया था? आप देखो। तो आप बताओ क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो देखो, इसमें दो पार्ट रहेगा। जब तक जब तक ये ट्रांजैक्शन हुआ, कंप्लीट हुआ पहले तक का, तब तक के लिए ठीक है। जहां से ये चेंजेस आ गए और जब से वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, तब से वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। मेक सेंस? मेक सेंस? जब तक ये सैलरी को लॉक नहीं किया गया, तो सिंपल क्वेश्चन है, जब तक ऑल्टरेशन नहीं हुआ तब तक के लिए लायबल, जब से ऑल्टरेशन कर दिया और कम्युनिकेट नहीं किया, तब से वो लायबल रहेगा। क्या आप ये भी आंसर कर सकते हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो। क्या ऑप्शन है यहाँ पे? अमर के पास क्या ऑप्शन है? या तो स्प्लिट करवाए और स्प्लिट का खर्चा कौन उठाए? श्रीजीत उठाए। और अगर नहीं स्प्लिट हो सकता, तो अमर को उसका जो अमाउंट है 50 kg का जो प्राइस है, वो प्राइस पे कर दे, है कि नहीं? राइट। ऐसा भी सेम क्वेश्चन हमने देखा था मॉड्यूल के अंदर ही। ओके, प्लीज चेक दिस क्वेश्चन। मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ।
क्या होगा यहाँ पे? नहीं, सब्स्टिट्यूट एजेंट कैसे होगा? यहां पर मुझे बताओ, पी ए एंड एस ए, एस ए के हरकतों के लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा टू पी, यस और नो? तो अगर ये सब एजेंट इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका इंसॉल्वेंसी लॉस विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल कौन बियर करेगा? दिस। तो यहां पर अजीज विल मेक गुड द लॉस। अरे गया, ये क्लियर हुआ? अजीज विल बी लायबल टू अजर। आप बताओ, ये क्लियर? सब्स्टिट्यूट एजेंट नहीं हुआ ना यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट एजेंट कब होता? जब अजर अजीज के बोलने पे रहीम को अपॉइंट करता। रिमेंबर, एक क्लाइंट था, वो मेरे फ्रेंड रवि के पास गया। रवि ने बोला मैं ये काम नहीं करता, ये काम आनंद को आप दे दो, तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो गया। ओके, चलिए ये देखो। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। सेम टाइप का क्वेश्चन, हाँ या ना? आप गारंटी को रिवोक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिवोक करने से पहले जो कुछ भी कांड हो गया उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो ये जो 40,000 का माल है विच इज ऑलरेडी सप्लाइड, उसमें अगर डिफॉल्ट हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? करेक्ट, निधि ने आंसर किया यहाँ पे। रौनक धवल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखो। बताइए।
कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? सर मॉड्यूल के क्वेश्चन 7 और वो सब एजेंट वाले का डिफरेंस है। समझा नहीं मैं धवल, अनम्यूट करके बोलो। ये वाला? अच्छा, इन्होंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का दिया है। ओके, देन इन दैट केस तो जो मेरा आंसर था वो गलत हो गया। तो फिर ये गलत हो गया, ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वाला हो गया। ओके, ये वाले में हालांकि जो मैंने बताया वो भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। अगर आप वहां पे ये लिखोगे ही वाज सब एजेंट, क्योंकि अल्टीमेटली इसको अपॉइंट किसने किया? अजीज अपॉइंटेड रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द मॉड्यूल। ओके, चलिए तो फिर हम कौन से क्वेश्चन को कर रहे थे? ये तो हो गया। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? टेक्निकली नरेश रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे हो जाएगा, है कि नहीं? ध्यान रहे, ये एग्जाम्पल आपको, अब जो फीमेल्स है उनका तो कोई बात नहीं, बट जो मेल्स है आपकी बीवियों को ऐसे एग्जाम्पल के बारे में ना पता चले, ठीक? वरना भारी पड़ेगा। एनीवे, नेक्स्ट अगर आप देखो, चलो ये तो गया। प्लीज चेक दिस क्वेश्चन। क्या ये प्लेज वैलिड है या नहीं? क्या ये प्लेज वैलिड है या नहीं?
यस, करेक्ट। क्या पौनी हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड? आंसर इज यस, है कि नहीं? अगर जो पेमेंट्स वगैरह है उन सब के लिए, राइट। फिर आप देखिए, प्लीज चेक दिस क्वेश्चन। अभी अभी हमने कवर किया था, नॉट लॉफुल, रिवोक ऐसे नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज एजेंट इज इंटरेस्टेड, करेक्ट। इसका बताओ। क्या जेड सक्सीड करेगा? देखो, अभी आज थोड़ी देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इसका लिमिट कितना था? मैक्सिमम अप टू 10 lakhs। वो उठा के 14 लाख रुपए का सामान ले आया, 2 लाख रुपए के डिस्काउंट के साथ में। तो एक्स अगर चाहे तो वो इसको क्या कर सकता है? रिवोक। और अगर चाहे तो वो इसको कर सकता है रेटिफाई। क्लियर? तो यहां पर जो बताया, Z if files the suit X for the payment, can it be recovered? No. Please check this. मॉड्यूल का ही एग्जांपल हो गया। आपने फैक्ट को क्या किया? कंसील किया। The material fact was concealed. करेक्ट? चलिए, इसका बताइए। क्या मिस्टर ए यहाँ पे लाइबल है? ही गेव द गारंटी।
देखो, इसके दो आंसर बन सकते हैं। एक में आप बोल सकते हो यस मिस्टर ए विल बी लायबल। वाई मिस्टर ए विल बी लायबल? बिकॉज यहाँ पे आपका फैक्ट चेंज हुआ। दूसरा आप ये बोल सकते हो, रिमेंबर एक हमने मॉड्यूल के अंदर ही क्वेश्चन देखा था, 25,000 रुपए का उसने गारंटी दिया था, लेकिन एक्चुअल अमाउंट उसने 15,000 ही लिया। तो इट इज स्टिल मोर बेनिफिशियल। यस और नो? आप ये एक मॉड्यूल वाला एग्जाम्पल अगर देखो, विच इज मोर बेनिफिशियल। हमने ये पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था, मतलब। अच्छा, वो इसमें नहीं था, वो गारंटी वाले चैप्टर में था। देखो, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद आ रहा है? तो ये पॉइंट अगर आप लगाओ तो उसमें आप बोलोगे ए इज लाइबल। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि नहीं, उसने 4 प्रॉपर्टीज के लिए दिया था, अब यहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटिकली स्मॉलर अमाउंट कर दिया और 3 प्रॉपर्टी कर दी, मटेरियल चेंज, तो यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा। तो इसका दोनों आंसर आपका करेक्ट होगा, बस खाली आपको रीजनिंग करेक्ट लिखना पड़ेगा। ओके? ओके। बाकी देख लेना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, अगर ये आपको क्वेश्चन मिलता है, यही सेम क्वेश्चन, तो वहां पर उनका क्या स्टैंड है। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है, चलिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये तो अब आप एग्जाम्पल देखे हुए लिख सकते हो, है कि नहीं? उज्जवल को मैंने व्हाट्सएप किया था, उज्जवल सबको शेयर किया कि नहीं? इंडेमनिटी वाला। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ तेरे को सेंड किया था, भेजना आज सबको। ये देखो, चलिए चेक दिस क्वेश्चन।
डिसीजन ऑफ बैंक इज नॉट वैलिड। करेक्ट। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, जो सिक्योर्ड लोन था, ये जो सिक्योर्ड लोन था, ये उसने फुल्ली फुल्ली पे कर दिया। ठीक है। और ये जो बचा हुआ 20,000 रुपया था, ये था अनसिक्योर्ड लोन। तो इसको बैंक कंटिन्यू नहीं कर सकता। ओके, चलिए चेक दिस। क्या एजेंसी रिवोक होगा? अभी अभी हमने कवर किया था। नो, यहां पर एजेंसी रिवोक नहीं होगा। सेकंड वाले केस में मुझे बताओ, अगर विशाल सर ने मेरी छुट्टी कर दी, तो मेरे इंटर्न्स का विशाल सर के ऊपर कोई भी से रहेगा? टर्मिनेशन ऑफ एजेंट इज सब्सिक्वेंट टर्मिनेशन ऑफ द सब एजेंट। तो यहां पर वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है। प्लीज चेक दिस। निधि का आंसर आया है, अमित इज नॉट लाइबल एज देयर इज नो ऑल्टरेशन लेटर ऑन। ओके, कोई आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? Someone to counter. If in any month Tushar does not pay the rent, Amit will not be liable. Okay. Why? Because the alteration is done. है कि नहीं? ये देख रहे हो? Without Amit's consent, Tushar agreed to pay higher rent. तो यहां पर हो गया alteration. That's it. तो आप देखो, हमने सारे पेपर्स को यहां पे कवर कर लिया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा होगा प्रोबेबली संडे को, और संडे को हम कवर करेंगे। चलो, ये जुलाई 2021 वाला पेपर तो एक बार पोर्शन खत्म होने दो, उसके बाद करते हैं। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली होगा आपका
मंडे को आई थिंक, संडे ऑल्सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर लेक्चर। कल तो डेफिनेटली नहीं है। एंड लेट्स मीट ऑन मंडे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नहीं, एसबीओ नहीं रहेगा, एसबीओ नहीं रहेगा। ओके देन, बाय बाय।